नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज में राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं। कक्षा 8 की 7 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां अध्याय शुरू करेंगे। जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। राजकीय प्रयास यानी सरकार ने जन जागरण के क्षेत्र में कौन कौन से प्रयास किए उससे संबंधित हम पढ़ेंगे। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में सरकार अपने नागरिकों के लिए प्रत्येक स्तर पर कल्याणकारी पहल करती है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर जोर देता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमारा संविधान जोर देता है। हमारी सरकार ने सामाजिक समरसता, राजनीति व आर्थिक समानता हेतु कई जन कल्याणकारी कानून बनाए हैं, यानी जनता की भलाई के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, जिनका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। भूदान आंदोलन एवं भूमि सुधार। प्राचीन काल से चली आ रही जमींदार प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की विषमता एक विकराल समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। यानी प्राचीन काल से राजा महाराजा के समय से जमींदारी प्रथा चलती आ रही, जिसके कारण भूमि स्वामित्व की विषमता, यानी जमींदारों के पास भूमि बहुत अधिक होती थी और किसानों के पास भूमि बहुत कम होती थी। तो विषमता एक शुरू से एक समस्या रही है। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। यानी आज़ादी के बाद सरकार ने समाप्त कर दिया जमींदार प्रथा को, लेकिन कानूनों के आड़ में ही जमींदारों ने किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। यानी फिर भी जमींदारों ने अपना हक जताया और किसानों की उपजाऊ जमीन का हक होने से रोक दिया। जमीनी स्वामित्व की विषमता के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं होने लगी। यानी इस विषमता के कारण धीरे धीरे हिंसा की, यानी लड़ाई झगड़े की घटनाएं होने लगी। उस समय विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के एक छोटे से गांव से तिरुचपल्ली में एक जमीन का टुकड़ा दान में देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने कब की? विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के छोटे से गांव तिरुचपल्ली से जमीन का टुकड़ा दान देकर भूदान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना था। विनोबा भावे ने भूस्वामियों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान देने की अपील की। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिला। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का उपयोग समाज के वंचित वर्ग व आदिवासी भूमियों में बांटने में किया गया। तो ध्यान रखिए आप, जो भूदान में जो भूमि प्राप्त हुई उसका लगभग 1/3 यानी 33% लगभग भाग समाज के वंचित वर्ग और आदिवासी भूमिहीन को बांटने में किया गया। विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। ध्यान रखें आप, विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम 1971 में पारित किया। ये भी ध्यान रखिए कि राजस्थान सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? 1971 में। आज़ादी के समय राजस्थान की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। यानी जिस समय देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय 75% जनसंख्या खेती करती थी। राज्य का आधे से ज़्यादा भाग रेगिस्तानी व सूखा था और राजस्थान का वर्तमान में भी आधे से अधिक भाग सूखा और रेगिस्तानी है। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक एवं आर्थिक शक्तियों के उदय के विकास के कारण राज्य की भूमि पर कृषि पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन धीरे धीरे कृषि पर भूमि पर निर्भरता कम हो गई। फिर भी कृषि भूमि व किसान राज्य की प्राथमिकता में सर्वोपरि है। राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता, शीघ्र व सुलभ न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। तो ध्यान रखिए आप, राजस्व मंडल की स्थापना क्यों की गई? राज्य सरकार ने भूमि विवादों में फंसी जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने के लिए राजस्व मंडल की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 लागू किया। तो ध्यान रख के, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया? 1955 में। और राजस्थान राजस्व भू अधिनियम कब पारित किया? 1956 में। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए सिंचाई सुविधाओं, नवीन तकनीकों आदि सुविधा के विस्तार हेतु लगातार प्रयास कर रही है। तो राजस्थान सरकार विभिन्न सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है, किसानों की सुविधाओं के लिए। अस्पृश्यता उन्मूलन। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी नायकर, महात्मा गांधी आदि ने जातिगत भेदभाव, असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसी तरह राजस्थान में भी स्वतंत्रता से पूर्व स्वामी दयानंद सरस्वती, गोविंद गुरु, मामा बालेश्वर, हरिभाऊ उपाध्याय आदि समाज सुधारकों के नामों का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने हेतु प्रभावी प्रयास किया। समानता लोकतंत्र का आधार है। प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समान माना गया है। सभी व्यक्ति समान है कानून के समक्ष, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। यानी हर व्यक्ति को कानून का संरक्षण प्राप्त है। अर्थात संविधान के अनुसार राज्य के किसी भी व्यक्ति से धर्म, नस्ल, जाति, वर्ण, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यहाँ से रीट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिए आप। संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या दे रखा है? तो छुआछूत और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लागू किया।
तो अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? 1955 में, ध्यान रखिए आप। राजस्थान सरकार ने भी अस्पष्टता अधिनियम 1955 को अपने यहाँ प्रभावशाली रूप से लागू किया। इसी तरह राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून 1989 को भी सख्ती से लागू किया गया। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब बनाया गया? 1989 में। इसमें दलितों के आर्थिक अधिकारों के संरक्षण हेतु विशेषकर उनकी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले तथा उच्च वर्ग के लोगों द्वारा निजी जमीन की बेदखल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। तो दलित व्यक्तियों की जमीन पे जबरदस्ती हड़पने पर बेदखल करने से खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान किसमें है? जनजाति निरोधक उन्मूलन कानून के अंतर्गत। वर्तमान में सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, अनुसूचित जाति जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं बच्चों आदि के कल्याण में कार्य कर रहा है। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इन सब के लिए वर्तमान में कार्य कर रहा है। महिला शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए आप, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। यहाँ के इतिहास में कई वीर महिलाओं की गाथाएं देखने को मिलती है, फिर भी राजस्थान के समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता, व्यवहार, रूढ़िगत मान्यताओं के चलते महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय है। तो राजस्थान के अंदर पितृसत्तात्मक परिवार है, यानी फिर भी राजस्थान महिलाओं की स्थिति बहुत ही विचारणीय है। लिंगानुपात महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले कम है, साक्षरता कम है, स्वास्थ्य में तुलना करें पुरुषों से कम है, रोजगार भी महिलाओं को कम है। आदि क्षेत्रों में राजस्थान की महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी, इसलिए महिलाओं की स्थिति को सुधारना हमारी सरकार के लिए, राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है इन सबको सुधार करना। स्वतंत्रता के समय देश में महिला साक्षरता दर बहुत कम थी। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। यानी जिस समय देश आजाद हुआ उस समय साक्षरता महिलाओं की बहुत कम थी, पुरुषों की भी कम थी, लेकिन धीरे धीरे महिला साक्षरता को बढ़ा गया, जिसके परिणाम स्वरूप जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.12% है, जो 1951 में मात्र 2.51% थी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1951 में महिलाओं की जो स्थिति थी कितनी थी? 2.51% केवल साक्षर थी, लेकिन वही आंकड़ा बढ़ के 2011 में कितना हो गया? 52.12%। ध्यान रखें आप, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। महिलाओं का विकास एवं सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता में रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहन करने के प्रयास सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे हैं। वर्तमान में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की सभी धाराओं में महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वर्तमान में निरंतर प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास। राज्य महिला आयोग। राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। तो ध्यान रखिए आप, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 15 मई 1999 को। यह महिलाओं के प्रति अनुचित व्यवहार की जांच, राज्य लोक सेवाओं में महिलाओं के प्रति भेदभाव दूर करना तथा महिलाओं की दशा में सुधार की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाता है। आयोग जनता में सीधी सुनवाई एवं जनसंवाद, शिकायत तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप, कि राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 3 महिला सदस्य होती है। अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। तो इसको ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कौन? यानी महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है, अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से स्वावलंबन की प्रवृत्तियां विकसित करती है और स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ती है। इन समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार अवसर उपलब्ध कराती है। तो महिला छोटे छोटे समूह में महिला स्वयं सहायता समूह चला रही वर्तमान में। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम 2005। ध्यान रखें आप, महिलाओं को घरेलू हिंसा के से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम लागू किया गया है। घरेलू हिंसा यानी पति द्वारा प्रताड़ित करना या सास के द्वारा प्रताड़ित करना, इस प्रकार के अधिनियम 2005 में बनाए गए महिलाओं की राहत देने के लिए। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। राजस्थान में इस अधिनियम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं प्रचेताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है। राज्य के सभी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चिकित्सा सुविधा के रूप में अधिकृत किया गया है। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला। इस योजना के अंतर्गत किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास तथा सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ
विकसित करने का प्रयास किया जाता है। ये योजना 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। ध्यान रखिए आप, राजीव गांधी किशोर सशक्तिकरण योजना सबला किससे संबंधित है? जो 11 वर्ष से लगाकर 18 वर्ष की विद्यालय न जा रही और बीच में विद्यालय छोड़ रही किशोर बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखकर की गई थी। ध्यान रखिए आपकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब की? 2015 में। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। ये इन सब की संयुक्त पहल यानी साथ में कार्यरत है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने और शिक्षा के अधिकार नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ से कूट जैसे प्रश्न बनेंगे। ध्यान रखिए आपकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं? तो ध्यान रखिए आप कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाना, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करना, शिक्षा के अधिकार नियमों को लागू करना और लड़कियों के लिए शौचालय के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य इसके बनाए गए। किसके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के। महिला सशक्तिकरण के कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून विद्यमान है, जैसे हिंदू उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण संरक्षण अधिनियम 1956 संशोधन किया गया 2005 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925 संशोधित 1986 और 2006 में। इन नियमों को ध्यान रखिए आप। मतदान प्रक्रिया, विद्यालय में बाल संसद के चुनाव हो रहे थे, तभी विद्यार्थी मतपत्र पर निशान लगाकर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिधि का समर्थन कर रहे थे। तभी गीता शिक्षक से पूछती है, गुरुजी क्या विधानसभा और लोकसभा के लिए भी प्रतिनिधियों का चुनाव इसी तरह किया जाता है? गुरुजी ने बताया कि अब अधिकांश चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, ध्यान रखें आप, ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहाँ से रीट में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ईवीएम के प्रयोग में मतपत्र पर मोहर लगाने के स्थान पर मशीन का बटन दबाकर अपने संसद के उम्मीदवार को वोट दिया जाता है। यानी पहले मोहर लगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में चुनाव में ईवीएम मशीन से बटन दबाकर वोट दिया जाता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम 16 उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। तो ये भी प्रश्न बना हुआ है एग्जाम के अंदर, ध्यान रखिए आप कि एक ईवीएम मशीन से अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है? 16 उम्मीदवारों को। इनमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प होता है। नोटा यानी किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया गया, नोटा स्पेशल होता है। इस प्रक्रिया में मतदान केंद्रों का निर्धारण, मतदाता सूची का प्रकाशन, उम्मीदवारों की सूची, ईवीएम को चुनाव हेतु तैयार करना आदि कार्य शामिल है। नोटा, चुनाव में खड़े उम्मीदवारों में से किसी भी उम्मीदवार को अगर मतदाता उपयुक्त नहीं मानता है तो वह अंतिम नोटा यानी नोट ऑफ द एबव बटन दबाकर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है। प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर होता है के द्वारा मतदान दल का गठन किया जाता है। मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी होता है और अन्य मतदान अधिकारी होते हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है। इसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी के अंगुली पर अमिट स्याही लगाई जाती है। तर्जनी यानी बीच वाली। मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता ईवीएम मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में प्रवेश करता है। वहाँ वह ईवीएम का बटन दबाकर गुप्त रूप से अपना वोट डालता है, यानी जो वोटिंग करते हैं वो गुप्त रूप से डालते हैं। इस प्रकार मतदान प्रक्रिया पूर्ण होती है। आजकल ईवीएम के साथ वीवीपीएटी का उपयोग किया जाता है। संबंधित रिटर्न अधिकारी अपने सम्मुख उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति में ईवीएम के मतों की गणना करवाता तथा परिणाम की घोषणा करता है। वीवीपीएटी का पूरा नाम वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल है। यह एक प्रिंटर युक्त है। इसको ईवीएम के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जाता है। मतदान होते प्रिंटर द्वारा एक बैलेट पर्ची प्रिंट होती है जिस पर उम्मीदवार का क्रमांक, नाम, चुनाव चिन्ह अंकित होता है। यह पर्ची 7 सेकेंड तक एक पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इससे मतदाता जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसे वोट मिला है या नहीं। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्ष एवं विश्वसनीयता बढ़ी है। मतगणना में विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की सहायता ली जा सकती है। यानी वीवीपीएट और ईवीएम मशीन से वोटर अपना वोटिंग कर सकता है और चुनाव के अंदर अपना वोट दे सकता है। ये आपको ईवीएम मशीन दे रखी है और ये दे रखी है वीवीपीएटी मशीन। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप। ध्यान रखें आप, स्वीप का पूरा नाम पूछ लेते हैं आपको एग्जाम के अंदर। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप इसका पूरा नाम है। मतदाताओं, नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने
एवं उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु निर्वाचक विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य तो ध्यान रखें आप, सूचित मतदान यानी निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान, और सूचित यानी मतदान यानी जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। कभी कभी समाज के विभिन्न वर्गों व सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार संवेदनशील होते हुए कानून का निर्माण करती है। ऐसे उदाहरण हमारे राजस्थान में देखने को मिला है। राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम तहसील के देवडुंगरी गांव में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी, भुगतान रजिस्टर की प्रतियां मांगने के लिए संघर्ष किया। इसी मांग के आधार पर सन 2000 में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना। तो ध्यान रखें आप, सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कब? 2000 में। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश में फैल गया। जनता की भावना को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया। तो नया नियम कब बनाया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। यह कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी एवं पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान रखिए आप कि सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? 2005 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून के माध्यम से आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति भी सरकार अथवा किसी भी सरकारी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा को सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया। तो ध्यान रखें आप, RTE राइट टू एजुकेशन नियम कब बनाया गया? 2009 में। इसी के तहत राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 बनाया, जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखें आप, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया? 2010 में। जो लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2011 से। इस अधिनियम में 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक का प्रावधान किया गया है। इन्हें निःशुल्क दी जाए सरकारी विद्यालय में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 1 से 8 तक, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। इस अधिनियम के तहत बच्चा अपनी आयु के अनुसार निर्धारित कक्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है। निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित है, जिसके बदले सरकार द्वारा तय राशि निजी स्कूलों को दी जाती है। तो निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल में भी पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होती है और उनका भुगतान सरकार निजी स्कूलों को देती है। बाल अधिकार 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। तो ध्यान रखें, बाल अधिकार समझौते कब पारित किया गया? 20 नवंबर 1989 को। बाल अधिकार समझौता एक ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो नियम कब बना बाल अधिकार का? 20 नवंबर 1989 को। लेकिन भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 1992 में। बच्चों के अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और सहभागिता का अधिकार शामिल है। ध्यान रखें आप, कंपटीशन एग्जाम के लिए बाल अधिकार संबंधित कौन कौन से अधिकार है? जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार एवं सहभागिता का अधिकार इसमें शामिल है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वित एवं जागरूकता हेतु कार्य करती है। तो ध्यान रखिए, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या कार्य करता है? राजस्थान राज्य बाल संरक्षण समिति बाल संरक्षण के मुद्दों की सामुदायिक स्तर पर क्रियान्वित एवं जागरूकता हेतु कार्य करता है। चाइल्ड हेल्पलाइन, राज्य में कठिनाइयों से घिरे, पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन पहुंच सेवा 1098 टोल फ्री नंबर सेवा संचालित की जा रही है। ये 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर रीट L1 के अंदर पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखिए आप। राजस्थान में बाल संरक्षण की चुनौतियां, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बाल लिंगानुपात, बाल श्रम, कुपोषण आदि के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। यानी राज्य सरकार इस का प्रयास कर रही है। यानी बाल विवाह कम करने का, कन्या भ्रूण हत्या रोकने का, बाल लिंगानुपात बढ़ाने का और बाल श्रम को रोकने का और कुपोषण आदि के उन्मूलन यानी खत्म करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। राजस्थान संपर्क पोर्टल, राज्य सरकार ने सितंबर 2019 को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास प्रारंभ किया है। इस पर कोई भी व्यक्ति
कार्यालय में उपस्थित हुए बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिटीजन कॉल सेंटर 181 से शिकायत को दर्ज कराने व उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा दी गई है। तो जन संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब की गई? राज्य सरकार 2019 सितंबर 2019 में। और कॉल सेंटर के नंबर क्या है? सिटीजन कॉल सेंटर के 181, ध्यान रखिए आप। तो राजस्थान के अंदर किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वो 181 पर कॉल करके यानी शिकायत दर्ज कर सकता है, सूचना दे सकता है। साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध, यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को साइबर अपराध से बचाने एवं सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ, IT के प्रशिक्षित लोग इस तरह के काम करने में सक्षम होते हैं। तो साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध के लिए भी राज्य सरकार कार्य कर रही है, जिससे कोई भी डाटा चोरी न कर सके। साइबर सुरक्षा हमलों के प्रकार, बदलती तकनीक के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफ़ी चुनौती भरा काम हो गया है। साइबर धमकियाँ, अपराधों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफ़ी ज़रूरी है। यानी बहुत सारी सामग्री हैक कर ली जाती है, तो उसके लिए अपने को अपनी सामग्री, हमलों से बचने के लिए सामग्री को सुरक्षित रखना जरूरी है। रैनसमवेयर, ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर उसके बाद अपराधी कंप्यूटर सिस्टम के मालिक से राशि वसूलता है, तभी उसके सिस्टम को छोड़ता है। यानी रैनसमवेयर एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस, जिसके माध्यम से अपराधी ब्लैकमेल करता है। मालवेयर, यह कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुँचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। तो मालवेयर भी एक वायरस है। साइबर धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड या चैटिंग, इसमें वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसा जाता ताकि उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ली जा सके। फिशिंग व स्पूफिंग इसके उदाहरण है। तो साइबर धोखाधड़ी में कौन कौन सी सामग्री आती है? साइबर धोखाधड़ी में फिशिंग और स्पूफिंग आती है। अब फिशिंग क्या होती है बात करते हैं। साइबर धोखाधड़ी में फिशिंग आती है। यह एक तरह का ठगी का नया तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्थानों के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को चुराना, जैसे क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की जानकारी आदि। तो फर्जी ईमेल के माध्यम से जैसे ही सामने वाला ईमेल खोलता है तो ईमेल के माध्यम से उसके क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की जानकारी चुरा ली जाती है। स्पूफिंग, इसमें ठगी करने वाले व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है। स्पूफिंग में अलग फेक ID के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। साइबर सुरक्षा के उपाय, साइबर सुरक्षा के लिए अपने पासवर्ड, ATM पिन को गोपनीय रखें। यानी अपने पासवर्ड और ATM पिन किसी को न बताए, समय समय पर बदलते रहे। यानी पासवर्ड पिन भी समय अनुसार बदलते रहे। अपने कंप्यूटर, लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें और अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर एंटीवायरस प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें जिसकी वजह से वायरस ना आए। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी ना दे। यानी बहुत सारी सामग्री, आजकल फ्रॉड चल रहा है, तो बहुत सारे फ़ोन पे आपकी सामग्री पूछते हैं, आपके बारे में जानकारी ईमेल या फ़ोन के माध्यम से, तो उनको जानकारी ना दे। ATM व बैंक खातों से संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवे। कभी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है ATM बैंक के माध्यम से, तो ये संबंधित सूचना बैंक को दे। साइबर अपराध की स्थिति में नागरिक नेशनल साइबर क्राइम्स रिपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो साइबर अपराध की स्थिति, मान लो ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है आपके साथ, तो आप नागरिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राज्य के प्रयासों की पहल की जा रही है, जिसके फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को यह एहसास दिलाने की उसका मत देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वीप मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है। समस्त वर्गों के प्रति जवाबदेही हेतु सूचना का अधिकार, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून बेहतरी के लिए बनाया गया है। वही नवीन तकनीक को अपनाने व अपने कार्य को सुगम बनाने के साथ छिपे हुए साइबर अपराधों को बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु किए जाने वाले राज्य के प्रयास ही उस राज्य की प्रगति की ओर आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में राजस्थान के विकास के लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसके अंदर महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। प्रत्येक नागरिक के उसको एहसास दिलाया जाता है कि उसका मत यानी वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो स्वीप के माध्यम से और मतदाता जागरूकता के माध्यम से अभियान चलाया जाता है और समस्त वर्गों के प्रति जवाबदेही होती है कि सूचना का अधिकार दिया गया है, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के किसी भी कार्यालय की सूचना मांग सकते हो। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम बनाया गया है और नवीनतम तकनीकी का वर्तमान में प्रयोग हो रहा है। साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार जन जागरूकता एवं सामाजिक सुधार हेतु राज्य की यानी सरकार द्वारा कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। यह आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। नोटा, इनमें से कोई नहीं। नॉन ऑफ द अबव VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ध्यान रख के एग्जाम पूछा गया प्रश्न है। स्वीप
सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप यानी सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्ट्रल पार्टिसिपेंट प्रोग्राम। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की महिला साक्षरता दर 52.12% थी। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे। वीवीपीएट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नोटा इनमें से कोई नहीं। और मजदूर किसान शक्ति संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ और बाल अधिकार समझौता सूचना का अधिकार। ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप भी कर रहे हो और आपके मित्र भी कर रहे हो तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी प्रकार मिलते हैं अगली क्लास में। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।